भारत में विनिर्माण क्षेत्र की धीमी और कमजोर प्रगति लंबे समय से आर्थिक विमर्श का प्रमुख विषय रही है। किसी भी देश के विकास में विनिर्माण की भूमिका ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह क्षेत्र कृषि से निकलने वाले अतिरिक्त श्रम को समाहित करता है, उत्पादकता बढ़ाता है, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने विनिर्माण आधारित विकास रणनीति अपनाकर निम्न आय अर्थव्यवस्था से मध्यम और उच्च आय अर्थव्यवस्था की ओर सफलतापूर्वक संक्रमण किया। इसके विपरीत भारत का संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षाकृत असामान्य रहा है, जहां सेवा क्षेत्र का तेज विस्तार हुआ, लेकिन विनिर्माण का योगदान जीडीपी में लंबे समय तक लगभग स्थिर बना रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत कई पूर्वी एशियाई देशों के समान विकास स्तर पर था, लेकिन यहां विनिर्माण क्षेत्र में कोई स्थायी और व्यापक उछाल नहीं आया। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण के प्रयास हुए, पर समय के साथ विकास की धुरी सॉफ्टवेयर, वित्त, आईटी सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों की ओर खिसकती चली गई। परिणामस्वरूप भले ही अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर ऊंची रही, पर यह वृद्धि रोजगार सृजन के मामले में अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुई। कृषि से बाहर निकलने वाले करोड़ों श्रमिकों को विनिर्माण में पर्याप्त और उत्पादक रोजगार नहीं मिल पाया, जिससे अनौपचारिक रोजगार, कम आय और अर्ध बेरोजगारी की समस्या बनी रही। भारत में विनिर्माण के ठहराव का एक महत्वपूर्ण कारण सार्वजनिक क्षेत्र की वेतन संरचना मानी जाती है। अपेक्षाकृत ऊंचे सरकारी वेतन और सुरक्षित नौकरियों ने श्रमिकों को निजी विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में मजदूरी का स्तर ऊपर चला गया। कम उत्पादकता और सीमित तकनीक वाले विनिर्माण उद्योग इन ऊंची मजदूरियों की बराबरी नहीं कर सके, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हो गई। इसके साथ ही उच्च सरकारी आय से घरेलू मांग बढ़ी, कीमतें ऊपर गईं और घरेलू उत्पाद महंगे हो गए, जबकि आयात अपेक्षाकृत सस्ते पड़े। इस स्थिति ने घरेलू विनिर्माण को और नुकसान पहुंचाया। इस प्रक्रिया को डच डिजीज की अवधारणा से भी समझा जा सकता है। सामान्यतः डच डिजीज प्राकृतिक संसाधनों के उछाल से जुड़ी होती है, जहां अचानक बढ़ी आय मजदूरी और कीमतों को बढ़ाकर विनिर्माण को कमजोर कर देती है। भारत में यह प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों के बजाय नीति प्रेरित उच्च सार्वजनिक क्षेत्र वेतन के कारण देखने को मिलता है। इससे वास्तविक विनिमय दर मजबूत हुई और घरेलू उद्योग वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो गया। आर्थिक सिद्धांत यह भी कहता है कि ऊंची मजदूरी कंपनियों को तकनीकी उन्नयन और नवाचार के लिए प्रेरित करती है। यूरोप और पूर्वी एशिया में यही हुआ, जहां उद्योगों ने श्रम बचत तकनीक अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई। लेकिन भारत में अधिकांश विनिर्माण इकाइयां सस्ती और प्रचुर श्रम शक्ति पर निर्भर बनी रहीं और आधुनिक तकनीक, मशीनरी तथा कौशल में पर्याप्त निवेश नहीं किया। इस कारण वे न तो ऊंची मजदूरी सहन कर सकीं और न ही वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ पाईं। इस असंतुलित विकास का सामाजिक प्रभाव भी स्पष्ट है। सेवा क्षेत्र की तेज वृद्धि के बावजूद बड़ी आबादी की आय में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। कई आधुनिक स्टार्टअप और प्लेटफॉर्म आधारित कंपनियां भी वास्तविक तकनीकी नवाचार के बजाय श्रम आधारित मॉडल पर निर्भर रहीं। इससे आय असमानता बढ़ी और व्यापक गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन सीमित रहा। दीर्घकालिक दृष्टि से विनिर्माण की यह कमजोरी भारत के लिए गंभीर चुनौती है। मजबूत औद्योगिक आधार के बिना देश को अकाल औद्योगिकरण का जोखिम है, जहां सेवा क्षेत्र हावी हो जाता है लेकिन विनिर्माण परिपक्व नहीं हो पाता। इससे अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार, निर्यात विविधीकरण और टिकाऊ विकास बाधित होता है। इसलिए नीति स्तर पर विनिर्माण उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी अपनाने, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्लस्टरों में निवेश पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि विनिर्माण क्षेत्र भारत के समावेशी और दीर्घकालिक विकास का सशक्त आधार बन सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: अकाल औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? ए. उद्योगों का अत्यधिक विस्तार। बी. सेवा क्षेत्र का पतन। सी. विनिर्माण परिपक्व होने से पहले सेवाओं का प्रभुत्व। डी. कृषि का पूर्ण विनाश।